क्लास 12 के आर्ट सेक्शंस के बच्चों का स्वागत है इनसे ऑनलाइन क्लासेस में। आज पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 1 जो कि इसका जो टॉपिक था राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं को पिछले बारों में हमने पिछले क्लास में चर्चा की और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बंटवारे की विरासत। बंटवारे की विरासत से संबंध है कि जब आजाद हुआ तो अपने आजादी के साथ भारत दो देशों के रूप में बटा। एक भारत जिसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया ROI कहा गया और एक पाकिस्तान। ठीक है, दो पार्ट में भारत बटा। तो इस तरह से बंटवारे की विरासत ने कई प्रकार की समस्याओं को पैदा किया और वो समस्याएं थी शरणार्थियों की समस्याएं थी, साथ साथ एक डिसाइड करना किस प्रकार से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में हो कौन सा क्षेत्र भारत में हो, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में थी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट था रियासतों के एकीकरण, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो कई प्रकार की स्वतंत्र और देसी रियासतें मौजूद थी। तो जो स्वतंत्र और देसी रियासतें मौजूद थी तो उनकी भी अपनी एक समस्याएं थी, उनको एकीकरण करना था। और छोटे छोटे करके कम से कम 500 से ज्यादा रियासतें भारत में मौजूद थी उस समय। तो ये भी एक प्रकार का हमारे सामने चैप्टर में रहेगा कि आजादी के साथ राष्ट्र निर्माण के साथ ये सारी समस्याएं लगातार हमारे देश को फेस करनी पड़ी। तो हम लोग पहला टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है बंटवारे की विरासत। तो बंटवारे की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के संबंध में अगर कुछ थोड़ा सा अगर पृष्ठभूमि को जब गौर करते हैं तो जब भारत में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन साफ शब्दों में कहता है कि भारत का बंटवारा नहीं होगा और एक संविधान सभा गठन कर दिया जाता है। संविधान सभा अपने कार्य में लगी होती है, लेकिन इसी बीच मुस्लिम लीग जो अपने आप को तथाकथित अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानते हैं, उनका साफ साफ ये कहना था कि वो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करती है और वे संविधान सभा में आने से मना कर देती है। लेकिन कुछ के बाद संविधान सभा में शामिल होती है, लेकिन फिर भी वो संविधान सभा में अनुपस्थित रहने की वजह से, है ना, और मुस्लिम लीग की कार्रवाइयों के फलस्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत पाकिस्तान के पक्ष को भारतीय नेताओं अर्थात कांग्रेस ने स्वीकार किया जाता है और अंततः भारत और पाकिस्तान दो नए देश का एक उदय 14 अगस्त 1947 को होता है। ठीक है, बंटवारे के लिए बनाया जाता है, एक कमेटी बनती है रेड क्लिफ। जो होते हैं वो रेखांकित करते हैं और इसके बंटवारे के पश्चात भारत को अगर देखा जाए तो इस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ पाकिस्तान मिलता है। इसको वेस्ट पाकिस्तान और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, जो आज ये पाकिस्तान बांग्लादेश बना हुआ। इस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कई तरह की समस्याएं मौजूद होती है। उन समस्याओं को देखेंगे। बंटवारे के फलस्वरूप कई तरह की समस्या, जैसे उद्योग को बंटवारा का समस्या, उद्योग की समस्याओं को देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा प्रदेश जहां पर अच्छी खासी खेती होती थी पाकिस्तान के इन सब क्षेत्रों में। तो इन सब क्षेत्रों के प्रोडक्शन वहां पर थे और इनके कारखाने यहाँ मौजूद थे। तो ये कई तरह की समस्याएं उद्योग को लेकर आए। दूसरा हुआ शरणार्थियों की समस्या। चूंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सामान्यतः धार्मिक आधार पर था, क्योंकि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने मुस्लिम संप्रदायों के लिए की थी। तो इस कारण से बहुत सारे संप्रदायों का मोबिलाइजेशन हुआ। तो वो मोबिलाइजेशन हुआ मतलब बहुत सारे यहाँ के मुसलमान, ये नहीं कहा जाए सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे शरणार्थियों की समस्याएं बढ़ी। तीसरा, अगर इनके साथ साथ एक अलग सांप्रदायिकता का विकास हुआ। क्षेत्रीय अशांति। तो आज कई तरह की सब समस्याएं बनी हुई है भारत पाकिस्तान को लेकर। तो उद्योग की समस्याएं थी उस समय, सांप्रदायिकता का विकास हुआ और आज भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही तो क्षेत्रीय अशांति है। बंटवारा के वजह से यहाँ क्षेत्रीय अशांति, भारत पाकिस्तान विभिन्न मुद्दों पर आज तक किसी न किसी मुद्दों पर दोनों में सहमति नहीं बनती, जिसके कारण से समस्याएं लगातार बनी हुई है। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं को देखा सकता है, जो आजादी के बाद बंटवारे की वजह से उत्पन्न समस्याएं ये इस प्रकार से मौजूद थी।
तो शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम किए गए। पूरा दिल्ली का जो क्षेत्र थी बहुत सारे सिख शरणार्थियों से बढ़ गया था, वहां पर बहुत सारे सिख शरणार्थियों को बसाया गया। इस प्रकार से समस्याओं को तो सॉल्व किया गया, लेकिन ये समस्याएं आज तक बनी हुई है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा देसी रियासतों का विलय। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के जो घोषणा पत्र हुए, उस आजादी के घोषणा पत्र के तहत इस बात का पूरी तरह से लाया गया लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत कि भारत और पाकिस्तान दो नए नए राष्ट्र बनेंगे, लेकिन साथ साथ देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने का या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राष्ट्र में मिलने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया। तो इस तरह देसी रियासतों का विलय की एक समस्या बन गई। और जब भारत आजाद हुआ तो कई प्रकार के देसी रियासत मौजूद थे, जिनमें अगर देखा जाए तो ग्वालियर, हैदराबाद, जूनागढ़, त्रिभुवनकोर, आदि। यानी कुल अगर छोटे बड़े लगभग 562 देसी रियासतें। जम्मू कश्मीर भी एक देसी रियासत था जो अपने अपने स्वतंत्र रहने का इच्छा प्रकट किया था। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो इनको अलग अलग प्रकार की समस्याओं से अलग अलग प्रकार से इसको हल किया गया। जैसे 216 रियासतें जिसकी जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, भारत के प्रांतों में मिला दी गई। ठीक है, जिसके ए वर्ग में कहा गया 275 रियासतों को जिसकी जनसंख्या 2 से 1.5 करोड़ के बीच में थी, उनको नए राज्य बनाए गए जिनमें बी वर्ग कहा गया। तो अलग अलग प्रकार से सरकार के मेनली कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन राज्यों का विलय भारत के पक्ष में अत्यधिक हुआ। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं किस प्रकार से इन राज्यों को मिलाया गया। तो जिनकी जनसंख्या 18 करोड़ से अधिक, तो इसको ए स्टेट बनाया गया, ए राज्य बनाया गया। और इनकी संख्या तकरीबन 216 थी, और 216 रियासतें थी जिनको ए राज्य में डाला गया, जिनकी जनसंख्या इतनी थी 19 करोड़ से अधिक, जिसकी जनसंख्या लगभग 3-3.5 करोड़ से उसके लिए बी राज्य का निर्माण किया गया, जिसकी संख्या लमसम 275 रियासतें ऐसे थी जिनको बी राज्य में शामिल किया मिला।
और 61 ऐसे रियासत थे जिसकी जनसंख्या 70 लाख से अधिक थी। 61 थे और उनको सी राज्य का दर्जा दिया गया, सी वर्ग राज्य। इस प्रकार शुरुआती स्तर पर इस प्रकार से देशी राज्यों का विलय किया गया, जिनमें महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, जो उस समय गृह मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यों का विलय किया गया। ठीक है, नोट करते हैं आप लोग। अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा समय ले लीजिए। अब तक आपने देखा, लेकिन एक पॉलिसी आ जो राज्य विलय नहीं करना चाहे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब इन लोगों ने अपने आप को पहले बोला स्वतंत्र हम रहेंगे। हैदराबाद का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, जूनागढ़ का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, पर उनकी भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के सेंट्रलाइज में थी। भारत की समस्या थी, खासकर कश्मीर की समस्या को देखा गया। कश्मीर ने शुरुआत में घोषणा किया कि वह स्वतंत्र रहेगा। कश्मीर के जो उस समय वर्तमान राजा थे हरि सिंह, उन्होंने अपने आप को घोषणा की कि वो स्वतंत्र रहेगा, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में नहीं मिलेगा। भारत ने उस प्रकार कोई कूटनीतिक राजनीति नहीं की, लेकिन कुछ दिन बाद कश्मीर में कवैयों के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया, घुसपैठ कर दी। और इस घुसपैठ के वजह से हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र था, वो किसी भी अन्य राष्ट्र के देखरेख में, अन्य राष्ट्र के प्रति कोई दखल नहीं दे सकता था। इसलिए भारत ने उनके सामने रखा कि अगर आप भारत में मिलने का, क्योंकि वो भारतीय टेरिटरी का भाग नहीं था, अगर आप भारत में मिलने का लिए राजी होते हैं तो कश्मीर में भारतीय सेना जाएगी। ठीक है, तो हरि सिंह ने इस परिस्थिति में भारत के पक्ष में साइन किया और भारत कश्मीर का अभिन्न अंग बन गया। और भारत में कश्मीर में भारतीय सेना ने क्या किया, अपनी कार्यवाही की और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस तरह से लेकिन पूरी तरह से कश्मीर को अगर ऐसा देखा जाए तो पूरी तरह से कश्मीर के क्षेत्रों को नहीं कर सकी। जो कश्मीर का जो आज पार्ट पीओके कहलाता है, यही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह कश्मीर की समस्या। हैदराबाद में उस समय निजाम थे। ठीक है, निजाम में ऑपरेशन पोलो चलाकर वहां पर हैदराबादी निजाम के ऑपरेशन पोलो चलाकर वहां पर हैदराबाद को अपने राज्य में मिलाया गया। इस प्रकार से अन्य राज्यों को भी भारतीय सरकार ने अपने कूटनीतिक तरीकों से अपने पक्ष में मिलाया, जिसमें ट्रैवनाकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ आदि शामिल थे। ठीक है, अब समस्या आती है राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि हम लोग पढ़ते कि कई राज्य, जैसे बिहार से टूटकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना, तो ये राज्यों का पुनर्गठन, क्या राज्य शुरू से जिस फॉर्मेट पर आज अवेलेबल है, क्या ऐसे ही राज्य शुरू से अवेलेबल रहे? तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले 1953 में
क्षेत्र में तेलुगु क्षेत्रों के लिए भाषा आधारित आंदोलन चला और जिसके फलस्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यह पहला भाषा आधारित राज्यों का गठन था। इसी स्थिति को आगे चूंकि आंदोलन ना बढ़े इसके लेकर 1956 में राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तिरपन में राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना हुई। 1956 में रिपोर्ट आई राज्य पुनः गठन आयोग की। रिपोर्ट लागू किया गया, जिसके तहत 16 राज्यों की स्थापना की गई। राज्यों की स्थापना हुई और इसका मुख्य आधार रहा भाषा। इस प्रकार से राज्य पुनः गठन आयोग के द्वारा नए नए राज्यों का गठन लगातार होता रहा है और आज भी देखते हैं हाल ही में एक नया राज्य बना है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से बना है भाषा के आधार पर। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा है कई प्रकार की समस्या थी। सेकेंड पार्ट 1 में आज हम लोगों ने पढ़ा कि रियासत संबंधी समस्याएं देखने को मिला, बंटवारा की समस्याओं को देखने को मिला और राज्यों के पुनः गठन की समस्याओं को देखने को मिला। ये सब समस्याएं थी और इन समस्याओं का उस समय की वर्तमान सरकार ने बहुत ही सहजता के साथ इसको सरल किया, हल किया और आज हमारे सामने एक स्वतंत्र और एक संगठित भारत के रूप में आज हमारे सामने भारत मौजूद है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर 1 का पूरी तरह से एसपीपीडी बुक से चूंकि पढ़ाई हो रहा है, पूरी तरह से चैप्टर 1 खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर 1 खत्म होता है आपका और आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चैप्टर 2 रिलेटेड आएगा। जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस को समझने के लिए वो क्वेश्चंस को करेंगे और जो एनसीआई एप्स है उस पर कुछ बच्चों के लिए जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसका फिक्स और उसका आंसर दोनों भेज दिया जाएगा। आप लोग अपना उसको नोट डाउन करेंगे। ओके, तो आज के लिए क्लास खत्म होता है। आप लोग घर पर रहिए और ध्यान से इन सब चैप्टर्स को लगातार पढ़िए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।